हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी एसएसटी स्पेशल। तो ये चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास की एनसीईआरटी का। तो इसमें है वन्य एवं जीव संसाधन। तो इसमें आता है कि पृथ्वी पर जैव विविधता। जैव विविधता से क्या मतलब है कि जो पूरा आवासीय स्थल है, आवास कहाँ है, जहाँ पर रहने योग्य जो भूमि है, वहाँ पर जिस भूमि पर हम रहते हैं वहाँ क्या है, वहाँ अत्यधिक जैव विविधता है। जैव विविधता का क्या कारण है कि कहीं पे लाल मिट्टी पाई जाती है, कहीं पर हरी पाई जाती है, कहीं पर उपजाऊ मिट्टी होती है, और कहीं पर किस तरह के जीवधारी रहते हैं, कहीं पर पानी है। इस तरह से जैव विविधता से जो है भरा पड़ा है जो है हमारी पृथ्वी। तो ये क्या है, ये एक कठिन पारितंत्र का निर्माण करती है। पारितंत्र का हिस्सा किस तरह से, जैसे कि एक डायग्राम बना ले, हम छोटा सा डायग्राम बना लिया। इसमें क्या होगा, सबसे पहले घास होगी। घास को कौन खाएंगे, घास को खोएंगे हरे जो मतलब शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे कि खरगोश हो गया। फिर खरगोश को कौन खा जाएगा, खरगोश को कौन खाएगा, खरगोश को शेर वगैरह खाएंगे। तो इस तरह से एक पारितंत्र होता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो है हमारी पृथ्वी पर डिपेंड है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर। एक जैव विविधता बनी हुई है, प्रकृति का एक नियम है जिसको सभी को फॉलो करना होता है। फिर आ जाते हैं कि भारत में जैव विविधता। तो भारत में किस तरह की है कि जंतु एवं पादपों में। जंतु क्या है, जो जीवधारी हो गई हमारे, जैसे हमारे जंतु हो गए ये शेर, चीता, गायें, भैंस, और भी मतलब, और पादप कौन से आ जाते हैं, ये जैसे कि कवक, शैवाल, और ये पानी में रहने वाले, ये सब तो विविधता संपूर्ण विश्व में एक सी न होकर ये क्या है, पूरे विश्व में, मतलब जैसे कि मैंने बताया है आपको, बहुत सारी जैव विविधता है। कहीं किसी प्रकार के पशु पाए जाते हैं, कहीं पर किसी प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, कहीं पर कोई पौधे पाए जाते हैं। तो अलग अलग तरह से इस तरह से जैव विविधता जो है पूरे विश्व में ही हमको देखने को मिलती है, और भारत में भी। तो भारत में कुछ देख लेते हैं। तो ये जो है, ये है मैप है ये भारत का, और इसमें क्या है, वन्य जीव। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये यहाँ पर आ गया, इसको ये सीमा यहाँ पर पाकिस्तान की आ गई, तो यहाँ पर थोड़ी जैव विविधता अलग है। जैसे कि दाची गाम में क्या, ये सिंबल्स दिखाया गया है, यहाँ पर टाइगर्स होते हैं। फिर फूलों की घाटी, नंदा देवी, तो नंदा देवी ये नंदा देवी हो गया, और ये राजा जी होगा, ये उत्तराखंड का एरिया आ गया। फिर ये आ गया जिम कार्बेट आ गया। इस तरह से जिम कार्बेट उत्तराखंड में पड़ता है, राजा जी यूपी में पड़ता है। फिर सरिस्का आ गया, सरिस्का कहाँ पर पड़ता है, सरिस्का और रणथंभौर, ये कहाँ पर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं राजस्थान में। फिर आ जाते हैं, ये है भरतपुर, वनवास और चंद्रप्रभा, ये आ गए यहाँ पर। यहाँ जब मतलब अटैच करते हुए ये कुछ वन्य क्या है, ये वो है एक रिजर्व सेंटर है, जहाँ पर अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। और इनको आज के टाइम में क्या कहते हैं, हम इनको एक तरह से क्या बोलेंगे, एक वन वर्ड में इनको बोलेंगे रिजर्व वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तरह से हम इनको बोलेंगे। यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के जो पशु पक्षी रखे जाते हैं, जो हमारी धरती पे से लुप्त होने वाले हैं, उनके रिजर्व के लिए रखे गए हैं। जैसे कि ये हो गया चंद्रप्रभा हो गया, ये हो गया, ये जो है कर्क रेखा, ये है हमारी कर्क रेखा। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा हमारे यहाँ से नीचे से होकर जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर हमारे भारत से टच होकर जाता है, इसके बीचों बीच से नहीं जाता। और जो ये है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या है, ये कर्क रेखा हमारे भारत को बीचों बीच से काटती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क रेखा हमारे कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये हो जाते हैं, एक यहाँ पर हो गया गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये गिर एक यहाँ पर हो गया गिर, फिर कान्हा हो गया, फिर यहाँ सुंदरवन हो गया, फिर आ गई यहाँ पर एक, ये कुल टोटल 8 राज्य होते हैं जहाँ जो मतलब कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है, और ये 8 राज्यों को काटती है। फिर ये है ये कान्हा, तो ये क्या है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है हमारे यहाँ पर। ये राष्ट्रीय 98 है, 98 यहाँ पर जो है हमारे भारत में राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर हमने अलग तरह के पशु पक्षी जीवधारी इस तरह से रिजर्व कैटेगरी में रखे गए हैं। तो ये 98 हैं कुल।
ये भारत का नक्शा है, इसको आप देख सकते हैं। फिर देखते हैं कि वन्य जीव का विनाश। तो वन्य जीव का विनाश किस तरह से हो रहा है कि कुछ तो क्या है कि कृषि योग्य जो भूमि है उनको काट दे, उनको मतलब वह बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत ज़्यादा थोड़ी भूमि पर बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं मनुष्य निवास कर रहे हैं, जिनके कारण क्या वनों की कटाई करी जा रही है, नई नई स्मारक बनाए जा रहे हैं, नई नई जो हैं परियोजना बनाई जा रही है। परियोजना बनाने में, रेलवे लाइन बनाने में, सड़क निर्माण करने में और से मतलब उद्योग धंधे इकट्ठे खड़े करने में, और जैसे जैसे जनता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो है उनके रहने के आवास के लिए तो क्या करा जाए, वन्य जो हैं उनको काटा जा रहा है और वहाँ पर बस्ती बसाई जा रही है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि कृषि का जो है विनाश हो रहा है, पेड़ों की कटाई करी जा रही है और विनाश हो रहा है पेड़ों का। फिर आते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? ये टाइगर प्रोजेक्ट किया गया था 1973 में शुरू किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो बाघ थे, बाघ तो ये हमारे यहाँ भारत में बहुत ही कम हो रहे थे। तो 2024 में भी एक आया था, आपने सुना होगा कि मोदी जी ने मध्य प्रदेश में बाघों के लिए जो है एक रिजर्व सेंटर बनाया है, और बाघ सुनने में भी आया था कि सड़कों पर उतरे हैं और मोदी जी ने उनके लिए अलग से रिजर्व सेंटर बनवाया है। तो 55 जो है बाघ रिजर्व सेंटर हमारे यहाँ पर हो गए हैं। फिर आ जाते हैं कि आरक्षित वन। आरक्षित वन कौन से होते हैं कि ये वे वन हैं जो इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए सुरक्षित किए गए हैं। क्या है कि कुछ जो पेड़ हैं, कुछ पेड़ कह दे, हम बांस कह दे, बांस का पेड़ कह दे, या कुछ और भी ऐसे पेड़ होते हैं जो हमें दवाइयों में यूज करते हैं, और भी तरह के आते हैं, एरिया वाइज होते हैं ये। तो इनमें क्या होता है कि ये समय समय पर इनकी पैदावार घटती जा रही है। तो इनको बचाने के लिए सरकार बहुत से जो है कदम उठा रही है और जो किसानों को प्रोत्साहित कर रही है इसके लिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को लगा सके। तो ये एक आरक्षित वन एरिया जो है रिजर्व किया हुआ है। फिर है कि संरक्षित वन। ये वे वन है जिसमें पशुओं को चुराने में खेती की अनुमति नहीं है। मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा संघन वन होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में इधर के साइड और उत्तराखंड में इधर देखने को आपको ज़्यादा मिलेंगे। पहाड़ी इलाके में बहुत सारे वन वगैरह होते हैं। तो इनके बचाव में बहुत सारे कदम उठा रही है सरकार, और इनको संरक्षित वन यानी कि क्या है कि आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी देख सके कि हमारी जो है पृथ्वी पर इस तरह के वन भी कभी थे। फिर अवर्गीकृत वन, ये वे वन होते हैं जो मतलब अधिकतर दुर्गम है। मतलब क्या है कि पहले समय में ये होते थे और अब किसी न किसी कारण से काट दिए गए हैं और ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गए हैं कि अवर्गीकृत हो गए हैं, इनको देखना भी अब देखने को भी नहीं मिलते। ये हमारे वेदों में पुराने में ही पढ़ने को मिलते हैं कि इस तरह की नदी, इस तरह के पर्वत, इस तरह के पेड़ हमारी पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं। फिर वनों का ह्रास। वनों का ह्रास क्या हो रहा है कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है अत्यधिक, इस तरह से ही इनकी कटाई होती जा रही है। वनों के विनाश से हानियाँ। तो इससे क्या होगा, एक तो मृदा का अपरदन होगा। मृदा जो मिट्टी है वह एक जगह पर नहीं टिक पाएगी। क्यों? क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे नहीं, तो इससे भी मृदा का ह्रास बहुत ज़्यादा होता है। और जो भूमिगत जल की कमी के कारण होता है, और मतलब और भी जो विषैले यूज करते हैं, विषैले एक तरह से जो खनिज वगैरह ये यूज करते हैं, इनसे भी प्लास्टिक की थैलियाँ हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी मृदा का ह्रास हो रहा है। वनों का संरक्षण, तो यह क्या है कि ये एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। और ये मतलब सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि मतलब हमको वनों को बचा कर रखना है, हमारे ये आम जो जनता है उनको भी। क्योंकि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है वनों को काट कर किसी भी चीज़ों के लिए यूज करके, तो हमको उसको काटने के बाद भी हमें वहाँ पर वन लगाते रहना चाहिए, जिससे कि वनों की कटाई का भी हमारे पर्यावरण पर कोई भी असर ना पड़े। इस आप तापमान भी देख सकते हैं, तापमान भी पिछले कई वर्षों के अकॉर्डिंग जो है गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा मई जून में जाकर 50 के लगभग 45 के लगभग हो जाता है। तो ये सब वनों की
वनों की कटाई के कारण ही हो रहा है। हम वनों को काट तो देते हैं औद्योगिकरण के कारण, लेकिन लगा नहीं पाते। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। और गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं कंटेंट इम्पोर्टेंट ही लाती हूँ और बिल्कुल फ्री कंटेंट है मेरा। थैंक यू गाइस।